आप लोग एक बात सुन लीजिए कि इसके साथ साथ कौन सा दस्तावेज लगाना है, कौन कौन सा पेपर लगाना है जो आपको इसके साथ अटैच करना है। सबसे पहला होता है खतियान। सबसे पहला जो प्रूफ होता है वो खतियान होता है। तो खतियानी जमीन आपके पास है, अगर खतियानी जमीन आपके पास है और आप उसको जोत आबाद कर रहे हैं तो खतियानी रैयत अगर आप के पूर्वज थे तो आप उसमें खतियान का फोटोकॉपी और उसके साथ वंशावली का फोटोकॉपी लगाइएगा। अगर आपका बंटवारा हो गया है तो बंटवारा नामा लगाइएगा, और अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो फिर वो यथावत आपके नाम से, जो आपके पटीदार लोग होंगे सबके नाम से सम्मिलित खतियान बन जाएगा। इस सर्वे में आप लोगों के पास ऑप्शन है कि अभी आप लोग बंटवारा करवा सकते हैं। जो काम आप लोग अंचल में दौड़ भाग करके करवाते थे, जमाबंदी अलग करवाते थे और अलग अलग अपना जोत आबाद करते थे, वही काम और उससे बड़ा काम अंचल में जो होता है, जमाबंदी जो कायम होती है, वहाँ पे सिर्फ रकबा का बंटवारा होता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी के पास 10 डिसमिल जमीन है और उसका 4 औलाद है तो चारों औलाद के नाम से 2.5 डिसमिल का जमाबंदी कायम होता है, लेकिन नक्शा नहीं बनता है। सिर्फ आपका रकबा बंटवारा हो जाएगा लेकिन नक्शा नहीं कटेगा, और नक्शा जब तक नहीं कटेगा तब तक झगड़े का वो घर रहे। तो इसीलिए सर्वे में आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग बंटवारा करवा सकते हैं, और बंटवारा के अनुसार जो शेड्यूल आप हमको दीजिएगा उसके अनुसार हम आपका नक्शा भी काट देंगे, नक्शा भी अलग अलग बना देंगे, और आपका हिस्सेदारी जो आपका रकबा है वो भी अलग अलग आपके नाम पे दर्ज कर दिया जाएगा। इस सर्वे में ये प्रावधान आप लोगों को दिया गया है। उसके लिए आप लोगों को एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसपे सभी पक्ष की सहमति होनी चाहिए। अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई सहमत होने चाहिए और चारों भाई का उस पे साइन होना चाहिए। सहमति का मतलब साइन होना चाहिए। अगर साइन किया हुआ है, सहमति दिया हुआ है, तो फिर हम आप लोगों का अलग अलग खतियान भी बना देंगे और अलग अलग नक्शा भी आपका दर्ज कर देंगे। तो आप लोगों को बताया गया कि अगर बंटवारा आप लोगों को करना है वर्तमान में, तो जो बंटवारा आप लोग मौखिक आधार पे किए हों, जो बंटवारा ऐसे ही समाज में बैठ के कर लिए होंगे कि फलाना कोला पे आप जोत लीजिए, फलाना कोला हमको दे दी, इस तरह का मौखिक बंटवारा होता है गांव में। तो अगर मौखिक बंटवारा कोई भी है आपका, तो उस मौखिक बंटवारा को आप लोग एक बात सुन लीजिए कि इसके साथ साथ कौन सा दस्तावेज लगाना है, कौन कौन सा पेपर लगाना है जो आपको इसके साथ अटैच करना है। सबसे पहला होता है खतियान। सबसे पहला जो प्रूफ होता है वो खतियान होता है। तो खतियानी जमीन आपके पास है, अगर खतियानी जमीन आपके पास है और आप उसको जोत आबाद कर रहे हैं तो खतियानी रैयत अगर आप के पूर्वज थे तो आप उसमें खतियान का फोटोकॉपी और उसके साथ वंशावली का फोटोकॉपी लगाइएगा। अगर आपका बंटवारा हो गया है तो बंटवारा नामा लगाइएगा, और अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो फिर वो यथावत आपके नाम से, जो आपके पटीदार लोग होंगे सबके नाम से सम्मिलित खतियान बन जाएगा। इस सर्वे में आप लोगों के पास ऑप्शन है कि अभी आप लोग बंटवारा करवा सकते हैं। जो काम आप लोग अंचल में दौड़ भाग करके करवाते थे, जमाबंदी अलग करवाते थे और अलग अलग अपना जोत आबाद करते थे, वही काम और उससे बड़ा काम अंचल में जो होता है, जमाबंदी जो कायम होती है, वहाँ पे सिर्फ रकबा का बंटवारा होता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी के पास 10 डिसमिल जमीन है और उसका 4 औलाद है तो चारों औलाद के नाम से 2.5 डिसमिल का जमाबंदी कायम होता है, लेकिन नक्शा नहीं बनता है। सिर्फ आपका रकबा बंटवारा हो जाएगा लेकिन नक्शा नहीं कटेगा, और नक्शा जब तक नहीं कटेगा तब तक झगड़े का वो घर रहे। तो इसीलिए सर्वे में आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग बंटवारा करवा सकते हैं, और बंटवारा के अनुसार जो शेड्यूल आप हमको दीजिएगा उसके अनुसार हम आपका नक्शा भी काट देंगे, नक्शा भी अलग अलग बना देंगे, और आपका हिस्सेदारी जो आपका रकबा है वो भी अलग अलग आपके नाम पे दर्ज कर दिया जाएगा। इस सर्वे में ये प्रावधान आप लोगों को दिया गया है। उसके लिए आप लोगों को एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसपे सभी पक्ष की सहमति होनी चाहिए। अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई सहमत होने चाहिए और चारों भाई का उस पे साइन होना चाहिए। सहमति का मतलब साइन होना चाहिए। अगर साइन किया हुआ है, सहमति दिया हुआ है, तो फिर हम आप लोगों का अलग अलग खतियान भी बना देंगे और अलग अलग नक्शा भी आपका दर्ज कर देंगे। तो आप लोगों को बताया गया कि अगर बंटवारा आप लोगों को करना है वर्तमान में, तो जो बंटवारा आप लोग मौखिक आधार पे किए हों, जो बंटवारा ऐसे ही समाज में बैठ के कर लिए होंगे कि फलाना कोला पे आप जोत लीजिए, फलाना कोला हमको दे दी, इस तरह का मौखिक बंटवारा होता है गांव में। तो अगर मौखिक बंटवारा कोई भी है आपका, तो उस मौखिक बंटवारा को पेपर पे उतार लीजिए। एक पेपर लीजिए, पेपर पे उस बंटवारा का शेड्यूल बनाइए, सभी पक्ष का साइन लीजिए उस पे। आपके गांव के जो जनप्रतिनिधि होते हैं जिनकी उपस्थिति में बंटवारा किया जाएगा, उस जनप्रतिनिधि का साइन ले लीजिए, जिसमें आपके सरपंच होंगे, मुखिया होंगे, पंच होंगे, या फिर आपके जो समाज के प्रशिक्षित लोग होते हैं
उनका नाम या उनकी गवाही वहां पर दर्ज होगी, उनका साइन वहां पर दर्ज रहेगा। तो इन लोगों के साइन के बाद अगर सभी पक्ष सहमत हैं तो उसके आधार पर हम आपका नया अलग अलग खतियान भी बना देंगे और अलग अलग नक्शा भी बना देंगे। ठीक है। दूसरा केस आता है कि आपके पास केवाला की जमीन है, केवाला वाली जमीन है। तो अगर केवाला वाली जमीन आपके पास है और केवाला आपके नाम से है तो आपको केवाला का जिरोक्स लगाना पड़ेगा और अपना आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन वही केवाला अगर आपके पूर्वजों के नाम पर है जिनकी मृत्यु हो गई हो, जैसे आपके पिताजी के नाम पे केवाला है और पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो वैसी स्थिति में आपको केवाला का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा, आपको अपना वंशावली का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा और आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। सेम स्थिति बनती है कि अगर आपके पूर्वज के नाम पे केवाला था तो आपके भाइयों और बहनों के बीच में अगर उसका बंटवारा हो गया है तो बंटवारा के अनुसार अलग अलग हिस्सा बन जाएगा, अलग अलग नक्शा बन जाएगा। और अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो सभी के नाम से सम्मिलित अकाउंट बन जाएगा, सम्मिलित खतियान बन जाएगा। एक ही खतियान चारों भाई, पांचों भाई, जितने भी भाई होंगे सबके नाम से बन जाएगा। तीसरा केस आता है कि आपके पास कोई पर्चा की जमीन है। जैसे पर्चा में आपको बताया गया कि सरकारी जमीन रहेगी तो बंदोबस्ती पर्चा निर्गत होता है, रैयती जमीन रहती है तो वास्कित पर्चा निर्गत होता है, सीलिंग वाली जमीन है तो परवाना निर्गत होता है, और अगर भूदान की जमीन है तो भूदान वाला पर्चा निर्गत होता है। तो ऐसी अगर कोई भी पर्चा है आपके पास, ऐसा कोई भी पर्चा है जिसके आधार पे आप जमीन का दावा कर रहे हैं, तो उस पर्चा का फोटोकॉपी लगाइएगा, आपका रसीद कटता होगा। पर्चा वाली जमीन के लिए कंपलसरी ये चीज है कि आपके नाम पर उसकी जमाबंदी कायम होनी चाहिए। ये चीज याद रख लीजिए। केवाला वाली जमीन और खतियान वाली जमीन का अगर आप रसीद नहीं कटाते हैं तब भी इस सर्वे में उसका खतियान बन जाएगा। लेकिन आपका जो पर्चा वाली जमीन है, जो सरकारी जमीन आपको दी गई है, या जो वास्कित पर्चा वाली जमीन है, जो रैयती जमीन आपको दी गई है, इसका आपके नाम पर दाखिल खारिज होना अनिवार्य है। अगर इसका सत्यापन हमारे अंचल कार्यालय से नहीं हो पाता है तो फिर आपके नाम से नया खतियान नहीं बनेगा। अंचल से हम लोग उसका सत्यापन करवाएंगे और सत्यापन करवाने के उपरांत ही आपके नाम पे खतियान बनाने का काम करेंगे। लेकिन केवाला वाले केस में और खतियानी जमीन के केस में अगर आपके नाम से वंशावली आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं है, लेकिन वंशावली से ये प्रूफ है कि आप उनके वंशज हैं, तो आपके नाम से खतियान बनाने का कार्य किया जाएगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट है जो आपको इस फॉर्म के साथ लगाना है, और फॉर्म के साथ लगाने के साथ साथ आपको एक फाइल में, ऐसा प्लास्टिक का फाइल आता है, इस प्लास्टिक के फाइल में आप लोग 5 या 10 रुपए में देगा, आप लोग ये फॉर्म और जो भी आपका पेपर है, आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के जेरोक्स पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दिएगा, ताकि अगर कभी कोई कमी बेसी रह गई तो आपको एक बार सूचित किया जा सके कि आपके पेपर में ये कमी है, आप इसको लाके पूर्ण रूप से जमा कर दीजिए। तो मोबाइल नंबर सब लोग दीजिएगा, और मोबाइल नंबर ऐसा दीजिएगा जिससे संपर्क हो सके। बहुत सारे लोग मोबाइल नंबर तो लिख देते हैं लेकिन उस पर रिचार्ज नहीं रहता है, या किसी दूसरे का अगल बगल वाले का नंबर लिख दिया और वो आपको सूचना नहीं दे पाए। तो ऐसे लोगों का मोबाइल नंबर वहां पे दर्ज कीजिए जिनसे आपको सूचना पहुंच जाए। जब हम आपको सूचना देने की कोशिश करें तो आपको सूचना मिल जाए। उसके बाद ये प्लास्टिक के फाइल में आप रखकर मेरा जो सर्वे ऑफिस है जो आपके अंचल में है वहां पर लाके आपको इसको जमा करना है। तो अगर आपके पास खतियानी जमीन है तो खतियान लगाइए, खतियान के साथ साथ वंशावली लगाइए, और फिर अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं, खतियानी रैयत के अगर वंशज हैं आप और बंटवारा आप लोग करना चाहते हैं तो बंटवारा शेड्यूल लगेगा, साथ में रखना चाहते हैं, सम्मिलित रखना चाहते हैं तो फिर आप वंशावली, खतियान और वंशावली ये दोनों प्रस्तुत करके अपना काम करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका की जमीन होती है केवाला की जमीन। तो केवाला वाला जमीन जो होता है वो 2 तरह से होता है। एक, या तो आप पर्सनल केवाला किए होंगे, करवाए होंगे जो आपके नाम पर केवाला हो, और एक केवाला ऐसा होगा जो आपके पूर्वजों के नाम पर होगा और जिनका मृत्यु हो गई होगी, यानी कि उनका इंतकाल हो गया होगा। तो अगर वैसा केवाला जिसमें केवालाधारी की मृत्यु हो गई हो और वर्तमान में उसके वंशज उसका जोत आबाद कर रहे हो, तो वैसी स्थिति में आपको केवाला का फोटोकॉपी और अपना वंशावली का फोटोकॉपी, वंशावली वहां पर जिस केवालाधारी के नाम पर जमीन है वहां से शुरू होगा, और खतियानी रैयत के लिए, खतियानी केस के लिए, खतियानी जमीन के लिए खतियान में जिनका नाम है वहां से वंशावली शुरू करना है। मान लिया आपके बाबा का नाम खतियान में है तो बाबा का नाम दर्ज होगा सबसे ऊपर, उसके नीचे आपके जो पिता होंगे और चचा होंगे उनका नाम दर्ज होगा, और अगर पिता और चचा की भी मृत्यु हो गई होगी तो फिर आप लोग सारे भाइयों का नाम वहां पे दर्ज होगा। वंशावली में जहाँ पे जीवित रैयत आ जाते हैं वहां पे वो क्लोज हो जाता है, उसके नीचे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो वंशावली पे ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। केवाला अगर आपके नाम से है
तो सिर्फ उसमें आप अपना केवाला दीजिएगा और आधार कार्ड दीजिएगा, उसी के अनुसार आपका काम होगा। बहुत सारे लोगों को जो गांव में भूमिहीन किसान होते हैं, गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं होती है, तो सरकारी जमीन उनको दी जाती है बसने के लिए। जो गैर मंजूरा खास की जमीन होती है वो जमीन दी जाती है बसने के लिए, और वो जमीन देने के लिए एक पर्चा का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बंदोबस्ती पर्चा बोलते हैं। तो बंदोबस्ती पर्चा से अगर आपको कोई जमीन प्राप्त है तो बंदोबस्ती पर्चा आपके पास होगा, वो बंदोबस्ती पर्चा का फोटोकॉपी लगाइएगा और अपना आधार कार्ड लगाइएगा। बंदोबस्ती पर्चा में भी सेम केस है कि अगर आपके नाम से निर्गत है बंदोबस्ती पर्चा तब तो आपको सिर्फ बंदोबस्ती पर्चा देना है, और अगर आपके पूर्वज के नाम से निर्गत है, जो आपके पूर्व पिताजी होंगे या बाबा जी होंगे, इन लोगों के नाम से निर्गत है, तो उसमें फिर आपको वंशावली लगाने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते थे पहले जमींदार, जिनके बहुत सारे जॉन मजदूर होते थे, जमींदार टाइप के आदमी हैं, तो वो क्या करते थे, अपने जमीन की देखभाल करने के लिए कई लोगों को रखते थे। तो वैसे लोग उन लोगों को बसने के लिए कुछ जमीन दे दिया करते थे कि इतनी जमीन ये तुम रख लो, इस पे अपना घर बनाकर रहना और मेरा जमीन का देख रेख करना है। तो अगर वैसे जमींदार यानी वैसे रैयत किसी दूसरे रैयत को अपनी जमीन में बसने के लिए दे दिए हो, तो उसके लिए एक पर्चा निर्गत होता है जिसको वास्कित पर्चा बोलते हैं, और ये वास्कित पर्चा भी अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाता है। तो अगर आपके नाम से वास्कित पर्चा निर्गत है तो आप वास्कित पर्चा का फोटोकॉपी वहाँ पर दर्ज कीजिएगा। सीलिंग का नाम सुने होंगे आप लोग। सीलिंग एक्ट आया था 1972 में बिहार सरकार की तरफ से, कि एक लिमिट सेट किया गया था जमीन का, कि जमीन कोई भी जमींदार, एक लिमिट सेट कर दिया गया कि एक इतने किस्म की जमीन आप इतने लिमिट में ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। जैसे घरारी की जमीन है तो घरारी की जमीन का एक लिमिट सेट कर दिया गया कि इतनी जमीन से ज्यादा अगर आपके पास रहेगी तो सरकार इसको आपसे ले लेगी। वैसे ही कृषि वाली जमीन को एक लिमिट सेट कर दिया गया कि इस लिमिट के अंदर अगर आपके पास जमीन है तो आप क्या रखिए, अपना जोत आबाद कीजिए। अगर उस लिमिट के बाहर जमीन चली गई, उससे एक्सीड कर गई, बढ़ गई, तो सरकार वो जमीन खुद ले लेगा। वैसे ही हर तरह की जमीन को अलग अलग किस्म से 4 कैटेगरी में बांटा गया और सबका लिमिट सेट कर दिया गया कि इस लिमिट के अंदर अगर आपके पास जमीन है तब तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा जमीन है तो वो सरकार ले लेगी। तो सरकार वो जमीन लेकर जमींदार से आप ही के गांव के भूमिहीन किसानों के बीच में उसका वितरण किया था, जिसका पर्चा निर्गत हुआ, और उस पर्चा को हम लोग बोलते हैं परवाना का पर्चा। तो अगर सीलिंग एक्ट के द्वारा आपको परवाना का पर्चा प्राप्त है तो फिर वहाँ पर आप लिखिएगा परवाना के पर्चा से प्राप्त भूमि, और उसका फोटोकॉपी आपको लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको भूदान में जमीन मिली होगी, यानी कि दान वाली जमीन आपको उसका पर्चा मिला होगा। तो अगर भूदान का पर्चा आपके पास है तो भूदान का पर्चा आप इसमें लगाइएगा, अपना आधार कार्ड लगाइएगा और फिर कार्यालय में जमा कर दिएगा। लास्ट कॉलम है अभियुक्ति कॉलम, जिसको रिमार्क्स का कॉलम बोलते हैं। अभियुक्ति कॉलम का मतलब ये होता है कि वैसी सारी जानकारी जो इस फॉर्म में पूछी नहीं गई है लेकिन देना आपको जरूरी है, वैसी जानकारी जो फॉर्म में पूछी नहीं गई है लेकिन आपको देना जरूरी है। वैसा केस तब बनता है जैसे किसी जमीन पर भूमि विवाद है, किसी जमीन पर भूमि विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है। तो अगर कोर्ट केस चल रहा है तो आप अभियुक्ति कॉलम में उस केस का नंबर और उसका साल दर्ज कीजिएगा और वर्तमान स्थिति क्या है वो दर्ज कीजिएगा अभियुक्ति कॉलम में। दूसरा के ऐसा भी हो सकता है, गांव समाज में ऐसा होता है कि जमीन आपकी है, पेपर आपका है, लेकिन दखल कब्जा कोई जबरदस्ती किए हुआ है, कोई दूसरा दखल कब्जा उस पर कर लिया है। तो जमीन आपकी है, प्रमाण आपका है, तो आप क्या कीजिएगा, फॉर्म आप भरिएगा, लेकिन अभियुक्ति कॉलम में वहाँ पे लिख दिएगा बकब्जे फलाना, यानी कि कब्जा जिसका रहेगा उसका नाम वहाँ पे दर्ज हो जाएगा बकब्जे में। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा, जब मेरे पास फॉर्म आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जमीन आपकी है, जमीन का साक्ष्य आपके पास है, लेकिन आपकी जमीन पे कब्जा किसी और का है। तो ऐसा अगर कोई भी कंडीशन आता है तो आप अभियुक्ति कॉलम में उसको दर्ज कर दीजिएगा। समझ में आ गया? तो यही फॉर्म 2 है जो आप लोगों को भरना है, और ये भर के अपना दस्तावेज लगाकर, आधार कार्ड लगाकर शिविर कार्यालय जो हमारा अंचल ऑफिस में है वहाँ पे जमा करना। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि मेरे पास पेपर नहीं है, जमीन का पेपर उपलब्ध नहीं है, बाढ़ में दह गया, जल गया, फट गया, ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा। तो उनके लिए हम तरीका बता देते हैं आप लोगों को कि अगर आपके पास खतियानी जमीन है तो खतियान निकालने का 2 तरीका है। खतियानी जमीन है तो खतियान निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका, आपको अंचल में जिला में जाना पड़ेगा। जिला में एक अभिलेखागार होता है जिसको रिकॉर्ड रूम बोलते हैं। तो जिला अभिलेखागार आप लोग चले जाइए,
वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, चिरकुट कटाना पड़ता है, चिरकुट कटा के अप्लाई करके चले आइए। जिस खाता जिस खसरा का आपको नकल चाहिए, जिस खतियान का नकल चाहिए, वो आपको नकल निकाल के दे देगा। दूसरा ऑप्शन है कि एक ऑनलाइन खतियान निकलता है। ऑनलाइन खतियान में दो तरह का खतियान निकलता है। एक जो टाइप किया हुआ रहता है, एक खतियान देखे होंगे आप लोग जो टाइप किया हुआ रहता है, उस खतियान का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब वो खतियान आप लोग निकालिएगा तो निकालने के बाद देखिएगा उसमें 3 लाइन नीचे लिखा रहता है, 3 लाइन नीचे में लिखा रहता है कि इसकी टंकन में बहुत सारी अशुद्धियां हो सकती है। कहने का मतलब कि ये टाइप किया गया है, इसमें बहुत सारी कमी है, बहुत सारी गलती है, और इस खतियान का इस्तेमाल या उपयोग आप किसी साक्ष्य के रूप में सक्षम न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। उस खतियान पे लिखा रहता है। कहने का मतलब है कि आप उस खतियान को प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो ऑनलाइन खतियान निकालते हैं आप लोग टाइप वाला, उसको प्रूफ के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, केवल वह रेफरेंस के लिए है। आप अपना रेफरेंस अगर चेक करना चाहते हैं तो उस रेफरेंस के लिए उस खतियान का इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन एक तरीका और है, जिस तरीके से ओरिजिनल खतियान आपको मिलता है, जो स्कैन कॉपी होती है, खतियान की स्कैन कॉपी निकलती है। वो तरीका ये है कि बिहार सरकार का एक साइट है जिसको भू अभिलेख बोलते हैं। भू अभिलेख बिहार करके आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद वहां पर आपके राजस्व ग्राम का या आपके पूरे अंचल का, आपके पूरे जिला का जितना खतियान है, चाहे वो रिविजनल खतियान हो या कैडेस्ट्रल खतियान हो, जो 1901 के दशक में खतियान बना था या 1960 के दशक में खतियान बना था, आपके अंचल में जो जमाबंदी पंजी होती है, जिसको पंजी 2 बोलते हैं, जो आप जाते हो कर्मचारी के पास चेक करने के लिए कि थोड़ा चेक करके हमको बता दीजिए कि इस खेसरा का जमाबंदी किसके नाम पर है या इस खाता की जमाबंदी किसके नाम पर वर्तमान में, वो जाके कर्मचारी से चेक करवाते होंगे। तो वो आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, आपको कर्मचारी के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। उसी भू अभिलेख साइट पे आप जाइएगा, वहां पे आपका जमाबंदी पंजी, जितना खतियान है, इंडेक्स पंजी, ये सारी चीज आपको ऑनलाइन स्कैन किया हुआ मिलेगा। जो पंजी है, पंजी का ही स्कैन कॉपी आपको वहां पे अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग वहां जाइए और वहां पे जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि सिर्फ आपको देखना है, चेक करना है, तब तो आप सिर्फ जाके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसको हासिल करना है, प्राप्त करना है, तो आपको उसके लिए पर पेज 20 रुपए का खर्च आएगा। जितना पेज आपको डाउनलोड करना है उतना पेज 20 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन, जो सरकार को जाती है, और 20 रुपया पेमेंट करने के बाद वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो कॉपी आपको मिल जाएगी जिसपे डिजिटल साइन रहता है। डिजिटल साइन का मतलब कि वो एक सत्यापित प्रति हो गई, सत्यापित कॉपी हो गई, वो प्रमाणित कॉपी हो गई, उस पर डिजिटल साइन किया हुआ रहेगा। और वो खतियान आप कहीं भी लेके जाइएगा तो उसकी 100% मान्यता रहेगी। चाहे आप सर्वे में दीजिए, चाहे कोर्ट में दीजिए, चाहे बैंक में दीजिए, जहां आपको वो जमा करना है वहां पे जमा कर सकते। तो ये आपके पास ऑप्शन है, सहूलत है कि आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं और आप ऑफलाइन भी निकाल सकते हैं। जिनको ऑनलाइन निकालने आता है या जो साइबर कैफे वाले हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए, ऑनलाइन निकाल लीजिए। और जिनको जाके जिला में निकालना है वो जाके जिला में भी निकाल सकते हैं। ये 2 तरीके